1992 ये एक ऐसा साल था जब पूरे इंडिया ने एक बहुत ही शॉकिंग स्कैंडल का सामना किया जो ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। और ये था अजमेर ब्लैकमेलिंग स्कैंडल, जिसमें लालबाग के 250 लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया उनके एक्सप्लिसिट फोटोज एंड वीडियोस के जरिए। और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि इसमें अजमेर के ही कुछ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल थे। आज हम इसी स्कैंडल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये स्कैंडल सबके सामने आया, किस तरह से इसको एक्सपोज होने में मीडिया ने अपनी पूरी जान लगा दी और किस तरह से पावरफुल लोगों ने इसी केस को छुपाने की कोशिश की। के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में group of men in Ajmer blackmailed more than 100 girls. A horrific case of sexual crimes against hundreds of women 32 years ago. ऐसा घट और गुजर रहा था, सब के सब सहम गए। ये कैसे हुआ, किसने किया? 1992 में अजमेर का नाम एक ऐसे स्कैंडल के साथ जुड़ गया जिसका सामना पूरी दुनिया ने किया। ये स्कैंडल एक ऐसे समय पर आया था जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बिल्कुल राजस्थान का एक बहुत ही छोटा शहर अजमेर जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन सडनली मीडिया के सामने आ गया वो। और ये स्कैंडल था एक मास ब्लैकमेलिंग का, जिसमें लगभग 250 लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था। इन लड़कियों को पहले सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, उसके बाद उन लड़कियों के फोटोज एंड वीडियोस लिए गए और उसके बाद उन फोटोज एंड वीडियोस का यूज करके उन्हीं लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया। सबसे पहले ये स्कैंडल तब सामने आया था जब दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर दीनबंधु चौधरी एंड एक अनदर रिपोर्टर संतोष गुप्ता इस केस को एक्सपोज किया। संतोष गुप्ता अपने ही काम के दौरान एक लोकल फोटो लैब में एक दिन खड़े थे, जहां उन्होंने एक आदमी को फिल्म रील्स के लिए ज्यादा पैसे देते हुए देखा और वही से उनका शक पैदा हो गया कि एक आदमी एक नॉर्मल फिल्म रील्स के लिए इतना पैसा क्यों पे करेगा। जब उस फिल्म रील की जांच की गई तब पता चला कि उसी फिल्म रील के अंदर लड़कियों के रेप एंड न्यूड फोटोज एंड वीडियोस थे। ये एक बहुत ही शॉकिंग रिविलेशन था संतोष जी के लिए, तो उन्होंने जल्दी से दीनबंधु चौधरी जी को इस इंसिडेंट के बारे में बताया और दीनबंधु चौधरी ने भी बिना किसी डरे डिसाइड किया कि ये न्यूज़ बहुत जल्दी पब्लिश होनी चाहिए। लेकिन पब्लिश करने से पहले उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, जो था लड़कियों की आइडेंटिटी को बिल्कुल सेफ रखना। और इसीलिए उन्होंने सेंसर्ड इमेजेस को उस रिपोर्ट में इंक्लूड किया ताकि उन लड़कियों का नाम बिल्कुल भी ना आए जो ऑलरेडी एक भयंकर ट्रॉमा का सामना कर रही थी। तो जब ये न्यूज़ दैनिक नवज्योति में पब्लिश हुई तब लोकल बार एसोसिएशन एंड पब्लिक ने इसके ऊपर एक्शन लेने की डिमांड, और उसके बाद ये केस ऑफिशियली पुलिस के हाथ में लगा। इस केस की कहानी हर किसी के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। एक कॉलेज की लड़की को कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प का बहाना देकर अपने जाल में फंसा लिया। सबसे पहले तो उस लड़की का रेप किया गया था और उसके बाद उसके न्यूड फोटोज एंड वीडियोस बनाए गए। और जब तक ये फोटोज एंड वीडियोस उन लड़कों के पास थे तब तक उस लड़की को ये लोग कंटिन्यूअसली ब्लैकमेल करते रहे और ब्लैकमेल ऐसे किया उस लड़की को कि अगर उसने अपना मुंह खोला या केस को पुलिस के पास रिपोर्ट किया तो उस लड़की की जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाएगा। धीरे धीरे और भी लड़कियों को इसी ट्रैप में फंसा लिया गया, इसमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस के 16-17 साल के लड़कियां भी शामिल थी। शॉकिंग बात तो ये है कि जब दीनबंधु चौधरी एंड संतोष गुप्ता जी इस केस को कवर कर रहे थे तो उन लोगों को जान से मारने की धमकी मिलने लगी, लेकिन फिर भी वो लोग रुके नहीं। राजस्थान के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत, उन्होंने भी इस केस को कवर करने से मना कर दिया उनको, लेकिन दीनबंधु जी ने अपने डिसीजन पे पूरी तरह से स्टिक किया। उन्होंने सच्चाई को सबके सामने लाने की पूरी कोशिश की, चाहे जो भी हो जाए। ये एक ऐसा वक्त था जब मीडिया के रोल की अहमियत सबके समझ में आई थी कि कैसे सच को सबके सामने लाना एक बहुत ही रिस्की टास्क हो सकता है। जब ये स्कैंडल सबके सामने आया तो टोटल 18 लोगों पे चार्जेस लगाए गए। इन लोगों में कुछ बहुत ही पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम था, जैसे कि फारूक चिश्ती जो उस टाइम के यंग कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और उनके ही भाई नफीस चिश्ती जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड इन दोनों के साथ अनवर चिश्ती जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थे। ये सारे लोग इस स्कैंडल में डायरेक्टली शामिल थे, लेकिन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एविडेंस कुछ को बेल में छोड़ दिया और कुछ को तो इवन रिलीज भी कर दिया। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जो मेन एक्यूज्ड है फारूक चिश्ती, उसको मेंटल इलनेस का रीजन बता के छोड़ दिया गया। ये केस तब तक इनकम्प्लीट रहा जब तक कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम सामने नहीं आए जिनकी इन्वॉल्वमेंट क्लियर थी, लेकिन वो इस केस से फ्री रहे। आपको ये जान के शॉक लगेगा कि इसी केस को एक्सपोज करने के पीछे एक और रिपोर्टर थे, मदन सिंह। मदन सिंह उस टाइम के एक लोकल वीकली न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट थे।
कुछ लड़कियों के न्यूड फोटोज हर जगह वायरल होने लगी, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। जब मदन सिंह को इन फोटोज के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि ये बात न्यूज एजेंसीज एंड मीडिया तक पहुंचाई जाए। मदन सिंह ने इस मामले को सबके सामने लाने के लिए मीडिया को पूरी जानकारी दी। इसके बाद न्यूज एजेंसीज ने इस खबर को पूरे शहर में फैलाना शुरू किया और जल्दी यही खबर फारूक चिश्ती और उसके परिवार तक पहुंची, जिससे उनकी बेइज्जती होने लगी और धीरे धीरे लोगों के बीच उनका नफरत फैलता गया। और इसी टाइम में अजमेर में हिंदू मुस्लिम के बीच थोड़ा नफरत पैदा होने लगी, क्योंकि फारूक चिश्ती और उसके जितने भी साथी थे वो सब मुस्लिम थे और जो लड़कियां थी वो सारे के सारे हिंदू थी। एक रात जब मदन सिंह अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे, उसी टाइम पे उनके सामने एक गाड़ी आया और उनके सर पे गोली मार दी गई, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। उनकी मौत ने ही इस केस को और भी ज्यादा पब्लिक अटेंशन दिलाई। उनकी मौत ने ये दिखा दिया कि पावरफुल लोग अपना काम छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। फारूक चिश्ती और उसके दोस्त अभी भी इस वक्त बाहर बिल्कुल चैन से जी रहे हैं और इसी से हमें ये भी पता लगता है कि भारतीय कानून अभी भी कितना कमजोर है।